हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी जीआईटी की मार्किंग्स। प्रॉफ के अकॉर्डिंग जीआईटी और एस्पो दोनों का मॉड्यूल इकट्ठे आता है प्रॉफ में एससीक्यू एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अदर देन दैट अब अगर हम लोग ओवरऑल बात करें जर्नली फार्माकोलॉजी में तो आपने जनरल फार्माकोलॉजी की तरह बाकी नहीं पढ़नी है। जनरल फार्माकोलॉजी में हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी एज सच, पर आगे जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे उन सब में क्लासिफिकेशन होगी, तो उन सारी क्लासिफिकेशंस को आपने जो है वो कवर करना है। और कोई भी मॉड्यूल शुरू करने से पहले आपने उस मॉड्यूल की क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर जीआईटी में भी सबसे पहले आपने जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है। टॉपिक वाइज लेके चलने हैं। अगर आप लोग अब हम लोग जीआईटी में करेंगे तो जीआईटी में सबसे पहले जो टॉपिक कैटजंग में लिखा हुआ है दैट इज़ एसिड पेप्टिक डिजीज़, तो पहले एसिड पेप्टिक डिजीज़ की कर लें और फिर उसकी डिटेल पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लासिफिकेशन करने। लेकिन कुछ भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपने जो है वो पहले क्लासिफिकेशन करनी है। अगर जीआईटी की बात करें तो जीआईटी सिर्फ और सिर्फ कैटजंग से करना इनफ नहीं है, इसके लिए बच्चे लिपिन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने लिपिन से पढ़ के नोट्स बना लिए थे, मैं उन नोट्स से मार्किंग करवाऊंगी। जो चीज़ें लिपिन में लिखी हैं आप वो चीज़ें लिपिन से उठा के कैटजंग पे लिख लें, या फिर अगर आपने लिपिन के से ही पढ़ना है तो फिर आप वो लिपिन के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी कैटजंग की वो ऐड कर लें, लेकिन कैटजंग को रीड देना इज़ अ मस्ट। ठीक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब हम लोग जीआईटी के मार्किंग्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ है। एसिड पेप्टिक डिजीज़ को हम लोग जो है ना वो उसकी क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास 6 सेट ऑफ ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एंटी माइक्रोबियल्स हैं। एंटी माइक्रोबियल्स में हमारे पास अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये वाली ग्रुप मेडिसिन आ जानी है, ड्रग्स आ जाने हैं। उसके अलावा हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, स्पेसिफिकली H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, दैट इज सिमेटिडीन, रानिटिडीन, निज़ाटिडीन, फिमोटिडीन। फिर उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, मीजोप्रोस्टोल भी आ जाता है। फिर आते हैं पीपीआई। पीपीआई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये हमारे पास एसिड पेप्टिक डिजीज़ का प्रो ड्रग है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस कह लें जिसको। ठीक है, इसमें हमारे पास ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, डेक्सलेंजोप्राजोल, राबीप्राजोल, ये वाली ड्रग्स आ जाती हैं। एंटी मस्क्रीनिक में डाइसाइक्लोमीन आ जाती है। एंटासिड में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाली ड्रग्स आ जाती हैं। और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स में बिस्मथ सबसेलिसाइलेट और सुक्रेलफेट आ जाता है। ठीक है, ये आपने क्लासिफिकेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्टली हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग एसिड पेप्टिक डिजीज़ की बात करें तो आपने हाई यील्ड टर्म्स लाजमी पढ़नी है। ठीक है, ड्रग यूज्ड इन एसिड पेप्टिक डिजीज़ की तरफ आए, आपने ये सारा रीड देना है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, यहाँ पर आते हैं एंटासिड्स की तरफ। एंटासिड्स में हमारे पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला जो है ये एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट रखता है। ठीक है, उसके अलावा एंटासिड्स जो है वो हमारे पास पेप्टिक अल्सर के रिकरेंस रेट को भी रिड्यूस कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, सारी एमसीक्यूज़ हैं, आपने इन सबको कवर करना है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कोई ड्रग पढ़ते हैं, जब भी आप किसी ड्रग का ग्रुप पढ़ते हैं, आप कोई भी ड्रग पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, उस ड्रग का आपने सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद आपने देखनी होती है उसके यूजेस कि उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, और फिर आपने उसके साइड इफेक्ट्स यानी कि टॉक्सिसिटीज़ देखनी होती हैं। ये 3 चीज़ें पूरी करने के बाद अगर उस ड्रग की कोई स्पेसिफिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आपने वो भी याद लाजमी करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी ये सारे ड्रग्स हैं इन सब की आपने जो है वो यूजेस, उनके टॉक्सिसिटी, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ करना है। और अगर किसी की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो आपने उसको भी जो है वो कवर कर लेना है। आपने इस सारे को एक थोरो रीड लाजमी देनी है और ये डायग्राम आपको अच्छे से आती होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई लेकिन वो पूछी जाती हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट। उसमें एक तो हमारे पास आ जाती है कम्बिनेशन थेरेपी। अगर कम्बिनेशन थेरेपी की बात करें तो कम्बिनेशन थेरेपी में हमारे पास 2 तरह की थेरेपी आ जाती हैं। ये आती है एक ट्रिपल थेरेपी और एक क्वाड्रपल थेरेपी। ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स के लिए ये यानी कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ की है, इसमें ट्रिपल थेरेपी आती है और क्वाड्रपल थेरेपी आती है। ट्रिपल थेरेपी को फर्स्ट लाइन थेरेपी कहते हैं, क्वाड्रपल थेरेपी को सेकेंड लाइन थेरेपी कहते हैं। ठीक हो गया, इसका कितना डेज़ का रेजिमेन है, 14 डेज़ का। इसके अंदर आपने याद करना है कि कौन सी ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स दिन में आप कितनी दफ़ा देते हैं, लाइक बीडी देते हैं, क्यूआईडी देते हैं। ठीक है, बीडी मीन्स 2 टाइम्स अ डे, क्यूआईडी मीन्स 4 टाइम्स अ डे। और कितनी उसकी डोज है कि पीपीआई 20 mg देते हैं, बीडी क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg देते हैं एंड स्टफ। ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वाड्रपल थेरेपी। जो क्वाड्रपल थेरेपी है वो सेकेंड लाइन है। ठीक है, इसमें 10 to 14 डेज़ का रेजिमेन इसका भी है। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सी ड्रग बीडी देते हैं, कौन सी ड्रग 4 टाइम्स अ डे देते हैं, कितनी उसकी डोज है, ये सारा कुछ आपने देखना है। तो आपने ये जो थेरेपीज़ हैं ये लाजमी कवर करनी है। थेरेपीज़ के अलावा एक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हमारे पास बिस्मथ कोलाइड बिस्मथ वाला है या सब सेलिसाइलेट वाला है, इसके अंदर जो है इसकी आप अगर
टॉक्सिसिटी देखें तो इसकी टॉक्सिसिटी में लिखा हुआ है कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डार्कनिंग ऑफ टंग हो सकती है इसकी टॉक्सिसिटी में, एंसेफेलोपैथी, हेडेक, सीजर्स, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो भी इसकी टॉक्सिसिटीज़ वगैरह हैं आपने अच्छे से लाजमी कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाला टॉपिक है ड्रग्स दैट प्रमोट अपर जीआई मोटिलिटी। ड्रग्स दैट प्रमोट अपर जीआई मोटिलिटी के अंदर हमारे पास 3 ड्रग्स हैं। एक कोलिनोमामेटिक का ग्रुप है जिसमें फर्दर उन्होंने बिथैनिकोल और नियोस्टिग्मीन बताई है। ये जो मैंने बनाया है ये यहीं पे पढ़ा, लाइक इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, मैंने बस उसको शॉर्ट करके यहाँ पे इस तरह लिख लिया क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ना ज़्यादा ईजी लगता था, ठीक है। इसमें बिथैनिकोल और नियोस्टिग्मीन है। बिथैनिकोल गर्ड और गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए यूज़ होता है, नियोस्टिग्मीन एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लार्ज बाउल डिस्टेंशन के लिए यूज़ होता है। सब कुछ यहाँ लिखा है, आपने यहाँ से देख लेना है। D2 एंटेगोनिस्ट है, उसमें 2 ड्रग्स बताए हुए हैं, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर एक यूक्यू है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, इस छोटे से पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, दैट इज मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन के अंदर डिफरेंस बता देंगे। यूक्यू है, ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मीटोक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, डोमपेरिडोन नहीं करता है, ये वाली जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम आते हैं लेक्सेटिव्स के ऊपर। जो लेक्सेटिव का टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है, एंड दैट इज दिस टेबल, ठीक है। आपने ये टेबल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये टेबल जो है यही यूक्यू और यही आता है। इसके अलावा अगर लेक्सेटिव के क्लासिफिकेशन में कोई आते हैं तो मैं ग्रुप्स के नाम बता देती हूँ, आप एक दफ़ा वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेक्सेटिव में हमारे पास बल्क फॉर्मिंग आता है, हमारे पास ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स आते हैं, हमारे पास इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट्स आते हैं। अदर देन दैट हमारे पास जो है वो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स आते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं, सीरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, ग्वाइनाइलेट साइक्लेस सी एगोनिस्ट आते हैं, और स्टूल सर्फेक्टेंट एजेंट्स आते हैं, ठीक है। ये वाली सारी ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये जो भी इनकी डिटेल लिखी हुई है बल्क फॉर्मिंग वगैरह की, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवा के लिहाज से भी, SCQ के लिहाज से भी, MCQ के लिहाज से भी एक दफ़ा आपने रीड देनी हुई दे लीजिएगा, ये लिपिन से ही ली गई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एंटी डायरियल्स। एंटी डायरियल्स यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, लिपिन में भी कोई ख़ास लंबा नहीं लिखा हुआ है। तो डायरा की मैं ड्रग्स के ग्रुप्स के नेम बता दूंगी, आपने उन ड्रग्स के ग्रुप के यूजेस, उनकी टॉक्सिसिटीज़ लाजमी देख लेनी है, ठीक है। ये बिकेटजम और लिपिन दोनों को मिला के लाइक लेक्चर नोट्स हैं मेरे, इसके अंदर डायरा की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, उसके कॉजेज़ पता होने चाहिए, टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्यूट डायरा क्या होता है, जो 4 वीक से कम होता है, क्रॉनिक डायरा वो होता है जिसको 4 वीक से ज़्यादा हो गए होते हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। जो स्पेसिफिक होती है वो होती है जो एंटीबायोटिक्स की वजह से देते हैं, यानी कि हमें कॉज का पता चल गया तो हम लोग स्पेसिफिक जो है उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे। और जो नॉन स्पेसिफिक है उसके अंदर हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ORS वगैरह देते हैं, ओपियोइड्स देते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड का ग्रुप आता है, एड्जॉर्बेंट्स आते हैं, और बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजिन्स आते हैं। अगर हम लोग आगे देखें डायरा के अंदर, एंटी डायरल ड्रग्स के अंदर, तो सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में ही बताया हुआ है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी सिंपल होती है, सेफ होती है, चीप होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्टूल वॉल्यूम को कम कर देती है। ओपियोइड एगोनिस्ट की तरफ आते हैं, इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड, ठीक हो गया। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लोपेरामाइड का साइड इफेक्ट एब्डोमिनल क्रैम्प्स और कॉन्स्टिपेशन होती है। डाइफेनॉक्सिलेट का जो होता है वो हमारे पास साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिजीनेस, फिजिकल डिपेंडेंट कॉन्स्टिपेशन, ये वाले आ जाते हैं। अक्सर पूछ लेते हैं डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ग्रुप में आते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स का डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा इनको देने में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास क्लोनिडीन है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज एन MCQ भी और वाइवा क्वेश्चन भी। क्लोनिडीन को हम लोग ओपियोइड विड्रॉल डायरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ड्रग को आप लोग ANS के अंदर डिटेल से भी पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इन डायबिटिक्स के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेना है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास ऑक्ट्रियोटाइड। ऑक्ट्रियोटाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना है। उसके अलावा ऑक्ट्रियोटाइड में आपने ये चीज़ देखनी है कि ऑक्ट्रियोटाइड हमारे पास कैंसर एसोसिएटेड डायरिया के पेशेंट्स में हम लोग देते हैं, लाइक कार्सिनॉइड ट्यूमर था, किसी को वाइपोमा था, उस पेशेंट में अगर डायरिया है तो उसको आपने ऑक्ट्रियोटाइड देना है। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लें, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लें, ये आपने चीज़ें पूरी करनी है जब भी आपने कोई ड्रग जो है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास एड्जॉर्बेंट्स है। एड्जॉर्बेंट्स का हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। एड्जॉर्बेंट्स की उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो देख लेनी है। उसके बाद इसका ड्रॉबैक क्या है इसको यूज़ करने का, ठीक है, कि एक तो ये हमारे पास कम इफेक्ट रखता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ड्रग्स, और दूसरा ये कि हमारे पास बाकी जो ड्रग्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करता है। फिर आते हैं हमारे पास बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रेजेंस, उसके अंदर कोलेस्टिपोर कोलेस्टाइरामीन आ जाती हैं, और इनके भी आपने एडवर्स इफेक्ट जो है वो देख लेने हैं। फिर आगे एंटीमेटिक्स
को बताने से पहले हम लोग IBS और IBD देख लेते हैं। जो IBS और IBD है ना, आपको पता होना चाहिए कि IBS क्या होता है और IBD क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि IBS में आप कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हो। IBS में आप लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हो, 5-HT3 एंटेगोनिस्ट यूज़ करते हो, उसके अलावा क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स यूज़ करते हो। यही 3 ग्रुप्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं IBS के अंदर। जो IBD है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोहन्स डिजीज़ क्या होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, इन दोनों डिजीज़ में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो थेराप्यूटिक पायरामिड है, ये हमारे पास बुक पे बना हुआ है, फिगर 59.3 पेज नंबर 505। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये UQ है, आपने इसको एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ आगे IBD के अंदर कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, लाइक अमाइनो सैलिसाइलेट्स हो गए, एजो कंपाउंड्स हो गए, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा है, आपने वो सारा यहाँ से रीड कर लेना है। उसके अलावा जो एक चीज़ ये है कि जो फिगर 59.2 है, ये भी UQ है। अक्सर बच्चे इस फिगर को जो है वो स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये समझ के कि ये फिगर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस फिगर को जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। IBD और IBS में ओवरऑल आपको डिफरेंस जो है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक हो। या यहाँ पे हमारा एंटी डायरल भी हो गया। अब द ओनली टॉपिक जो हम लोगों का रह गया है वो है एंटी इमेटिक का। अगर एंटी इमेटिक की बात करें, ये मैंने टोटली लिपिन से किया है, पर मैंने इसके भी नोट्स बना लिए थे, क्योंकि जब सारा कुछ यहाँ से कर रही थी तो फिर मैंने कहा लिपिन खोलने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। एंटी इमेटिक्स में 10 ग्रुप्स आते हैं जिनको हम लोगों ने कवर करना होता है, ठीक है। पहला ग्रुप फिनोथायाजीन्स का होता है, दूसरा 5-HT3 ब्लॉकर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड का ग्रुप होता है, ब्यूटाइफिनोन्स होते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सब्सटेंस P एंटागोनिस्ट, H1 ब्लॉकर्स, एंटी मस्करीनिक एंड कैनाबिनॉइड्स। ये सारा कुछ आपको लिपिन में लिखा हुआ मिल जाएगा एंटीमेटिक्स वाला। बाकी जो पॉइंट नहीं लिखा हुआ वो आप लोग खुद ऐड कर लीजिएगा। इसमें फिनोथायाजीन्स हैं। फिनोथायाजीन्स जो उनमें कौन सा ड्रग है, उसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये वाली चीज़। फिर 5-HT3 ब्लॉकर की तरफ आते हैं, वो कहाँ पर यूज़ होता है, ड्रग्स कौन सी हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड कैसे एक्ट करता है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। ब्यूटाइफिनोन्स कैसे एक्ट करता है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। सेम गोज़ फॉर बाकी सारे। बेंजोडाइजेपिन्स में एक MCQs है कि ये एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग में हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए, सब्सटेंस P में एप्रीटेंट आ गया, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि किन एंटीएमेटिक ड्रग्स की कितनी एफिकेसी है, ठीक है, और कम्बिनेशन रेजिमेंट, ये लिपिन से ही है कम्बिनेशन रेजिमेंट, इसको भी आपने देख लेना है। और ये जो CINV मैंने लिखा हुआ है ना, ये असल में सारा पढ़ने के बाद मैंने साइट पे लिख लिया था कि हमारे पास जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है उसके अंदर हम लोग कौन कौन से एंटीमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते थे, हम लोग सब्सटेंस P या न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते थे, या फिर हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने GIT में जो है वो कवर कर लेनी है। बाकी आपने कैट्ज़म को लाजमी रीड देना है, एक दफ़ा आपने इसके सारे MCQs भी देख लेने हैं। अदर दैन दैट जो है वो आपने एक दफ़ा जो टेबल है जिसकी आपको टॉक्सिसिटी नहीं मिल रही, आपने उसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो आपने यहाँ एंड से जो है वो कर लेनी है, ठीक हो गया। और यहाँ टेबल से टॉक्सिसिटीज़ आपने देख लेनी है। और बस बाकी आई थिंक GIT के लिए इतना ही है। और ये जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, ड्रग दैट इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स और ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट वेरिसील हेमोरेज, ये MCQ के तौर पे आ सकते हैं। और हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लें, पर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एटलीस्ट आपको एक एक ड्रग का नाम पता होना चाहिए कि अगर ये वाली डिजीज़ आ गई है तो इसमें आप कौन से ड्रग को जो है वो चूज़ करोगे। लाइक अगर वेरिसील हेमोरेज है तो आप ऑक्टियोटाइड दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, ठीक है, ये वाली चीज़ें। गॉल स्टोन्स हैं तो उसमें आप लोग अर्सिडायोल दे सकते हो। पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट में आप लोग पेनक्रीलाइपेज या पेनक्रियाटिन दे सकते हो, ये वाली चीज़ें, ठीक है। सिर्फ ड्रग का नाम देख लो और MCQs आपने लाजमी एंड से कवर करनी है। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।